हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देखो, आज की तारीख है 12 मार्च और देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज हमें डिस्कस करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सीए का। राइट। तो सीए जो है वो अपने देश में अब लागू हो चुका है कह सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन जो है कल ही आया है। और कल जो मिनिस्टर हैं, हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी किया है कि इतने बड़े जो है माइलस्टोन हम कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट का दावा था उसे इन्होंने अचीव कर लिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीए एनआरसी का क्या मुद्दा है। देखो, अभी फिलहाल एनआरसी नहीं आया, ओनली दैट इज अ सीए। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये सीए क्या है ना, इसे समझते हैं। देखो, 2019 में ये लागू करने की कोशिश की गई थी, लाया गया था, बिल लाया गया था सिटीजन, तभी वो सीए बी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राइट नाउ ये सीएए है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी वो भी बिल है ना। जब बिल होता है तो बिल से जो एक्ट बनने का सफर है वो कब प्रोसीड हो पाता है, कब कंप्लीट हो पाता है, जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट दे देते हैं, अपना साइन दे देते हैं। ठीक है, तो यानी ये सीए है, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी जो हमारे उस वक्त थे, श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इसे क्या किया, एसेंट दिया, तो ये बन गया एक्ट। लेकिन ये उस समय लागू नहीं हुआ था। लगभग देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर के बाद जो है सरकार इसे लागू कर रही है। उस टाइम पे ना काफ़ी मैसिव स्केल प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब आप दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अलग अलग राज्य भी ना इसमें पार्टिसिपेशन किए थे। नॉर्थ ईस्ट का अलग से मामला आया था, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या भूचाल आ गया था एकदम से। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कुछ उस वक्त कहा था उसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस बिल के अंदर क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। देखो, उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट ने ये कहा था, ये सिटीजनशिप जो है वो देने वाला एक्ट है, लेने वाला एक्ट नहीं है। जो भी हिंदूज हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जो दूसरे कंट्री में रहते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारा नेबर कंट्री है ना, उनको जो है सिटीजनशिप दिया जाएगा। और वो चूंकि धार्मिक तौर पे अगर देखा जाए तो उनका परसिक्यूशन हुआ है, वो जो है धार्मिक तौर पे प्रताड़ित है। अब देखो, इस जो ये इन्होंने शेयर किया था ना सोशल मीडिया पे, ठीक है, उसी में इन्होंने एक अटैचमेंट कह सकते हैं कि जो फाइल था वो भी शेयर किया था। और ये फाइल गैजेट्स ऑफ इंडिया में भी छपा है, पब्लिक डोमेन में है। और ये फाइल में एक्चुअली फॉर्म है, 39 पेज का ये फाइल है, जिसमें फॉर्म है, आपको भरना है। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, राइट, मुस्लिम को छोड़ के जितने भी कम्युनिटी के लोग होते हैं कह सकते हैं, है ना, उनको इसमें अधिकार है कि वो अब फॉर्म को भर करके अपना सिटीजनशिप इंश्योर कर सकते हैं इंडिया में। कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं जैसे जिनका सिटीजनशिप उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन वो क्या हो गया, किसी भी कारण से वो रिजेक्ट हो गया, उनके लिए भी अलग से इसके अंदर पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स इन द सेंस अलग फॉर्म है। तो इस तरीके से फॉर्म है जिसमें काफ़ी डिटेल्स है, आपको भरना है। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पेज नंबर आप देखोगे ना तो 9 से फॉर्म ही स्टार्ट होता है और 31 तक, लास्ट तक तो फॉर्म ही डिक्लेरेशन है। तो ये उन समुदाय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अप्लाई कर रहे हैं या जो बहुत दिनों से भारत में रह रहे हैं, माइग्रेटेड हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, अभी क्या सीए जो था ना, उसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरह से फास्ट ट्रैक प्रोसेस है ग्रांटिंग देने का सिटीजनशिप। जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, इनको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप मिल जाए। पहले का जो नियम होता था ना कि 11 साल तक रहना है, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 5 साल में ही वो क्या कर सकते हैं, वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर वो माइग्रेट होकर के 5 साल से भारत की भूमि पर रह रहे हैं तो वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो गए इंडिया के। ये दावा करता है ये सीए। देखो, ये देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए विशेष तौर पे, स्पेसिफिकली ये 3 देश के माइग्रेटेड लोगों के लिए ही ये कानून है। तो देखो, ये जो सीए है ना, समझ गए, अगर हम इसकी बात करें तो ये, इसमें सवाल है कि क्यों मुस्लिम्स को क्यों इसमें राइट्स नहीं दिया गया है। तो देखो, मुस्लिम को राइट नहीं दिया गया, उसके पीछे आर्गुमेंट क्या है, क्या लॉजिक है। ये 3 देश जो हैं, वैसे तो नाम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सभी के सभी जो देश हैं नाम के आगे रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक लगाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि ये देश बाय नेचर जो है इस्लामिक है। यानी ये अपने आप को इस्लामिक जो है मेजॉरिटी नेशंस कहते हैं। यानी जैसे इंडिया है तो इंडिया कोई जो है
धार्मिक आइडेंटिफिकेशन होल्ड नहीं करता। यूएसए कोई धार्मिक आइडेंटिफिकेशन होल्ड नहीं करता। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट लेवल तक है, कह सकते हैं। बट ये सब जो देश है इसमें रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेसी लगाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो चुनाव होगा वो पीपल के मन से होगा, लेकिन देश का अपना एक धर्म होगा। जैसे पाकिस्तान का नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या जैसे बांग्लादेश के नाम में तो इस्लामिक वर्ड नहीं है, लेकिन देश जो है वो जो है एनी हाउ वो इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक मेजोरिटी है नेशन। और चूंकि वो कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें इस्लामिक प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए होती हैं ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो अफगानिस्तान है, आप तो उसकी बात मतलब करो ही मत। वहाँ पे जो इस्लाम को फॉलो भी करते हैं उनका भी परसिक्यूशन हो रहा है, ठीक है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे जो है माइनॉरिटी के अंदर, अगर हम बात करें इंडिया में तो खैर माइनॉरिटी है, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, यानी जिन्हें फिरका कहा जाता है, वो भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जिनको वहाँ के ही मुस्लिम मेजोरिटी जो है अपना नागरिक नहीं मानती है, नॉन इस्लामिक मानती है। तो वैसे भी लोग भारत में भाग करके आए थे, और उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, ऐसा है ना कि जो हिंदूज हैं, क्रिश्चियन हैं या बौद्ध हैं, राइट, और या जो भी हमारे आसपास के देश से जो माइग्रेट होकर के आए, परसिक्यूशन होकर के आए हैं, तो उनको नागरिकता देने के पीछे मात्र यही कारण था कि उनका जो प्रताड़ना हुआ है पड़ोसी देश में वो मात्र धर्म के आधार पे हुआ है। तो वैसे लोग, क्योंकि बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ठीक है, और जो हिंदूज हो गए, इन सभी का ना एक ही लैंड है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही देश है इनका जहाँ ये अपने आइडेंटिफिकेशन को इजिली इंजॉय कर सकते, वो है इंडिया। हालांकि इंडिया का कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये सभी धर्म जो है इंडिया की भूमि से ही निकले हैं। वाइल क्रिश्चियनिटी और जो इस्लामिक नेशन है ये बाहर का रिलीजन हम कह सकते हैं। लेकिन चूंकि बहुत सारे इंडिया के लोग ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, बहुत सारे इंडिया के लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट किया, तो वो तो भारत के नागरिक हैं ही। लेकिन जिनका धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रहा है पड़ोसी देश के अंदर, तो धर्म के आधार पे तो मुस्लिम का प्रताड़ना होगा नहीं। बहुत सारे मुस्लिम, जबकि आपको पता होगा जब पार्टीशन हुआ था तो वोटिंग की गई थी, तो वोटिंग के तहत जो है ना, मतलब लगभग सारे मुस्लिम ने ये वोट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन यहाँ से सिर्फ 2% ही लोग जो है पाकिस्तान के लिए माइग्रेट हो गए, बाद बाकी 98% इंडिया में ही रह गए। ये जो 2% लोग हैं इनके साथ कोई एट्रोसिटी तो नहीं हो रही है। एट्रोसिटी किनके साथ हो रही है, किनका शोषण हो रहा है? तो पाकिस्तान के अंदर बच गए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन या कोई भी क्रिश्चियन, ठीक है। उनका जो है हालत खराब है। आप आए दिन वहाँ पे सुनते होंगे कि जो है हिंदूज या सिख गर्ल्स को जो है उन्हें किडनैप कर लिया जा रहा है, उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनकी शादी हो रही है, और उनका जो हाल है बहुत ही खस्ता है। बीबीसी में कई सारे ऐसे रिपोर्ट है, इंटरव्यू छपा हुआ है जिसमें बस पे उनके साथ एट्रोसिटी होती है। आई मीन टू से कि जब बस की सीट पे वो बैठ जाते हैं तो उस सीट पे कोई बैठता नहीं है, तो उनको अछूत माना जाता है। आप सोच सकते हो अगर रिवर्स अपने इंडिया में होता तो कितना बड़ा बवाल होता। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी ये जो कुछ रिसेंट के ईयर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रेडिकल होता जा रहा है, हार्ड लाइनर होते जा रहे हैं लोग। अब देखो ये जो सीए एनआरसी का जो मुद्दा है, तो उसकी अगर हम बात करें, सीए की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो कुछ दिनों पहले जो है आप देखोगे कि 50 साल से भारत के अंदर जो रह रहे हैं आपकी बांग्लादेश और जो म्यांमार से आए हुए हिंदू और जो बौद्ध हैं, है ना, हिंदूज जिन्हें हॉजोंग कहा जाता है, और जो बौद्धिस्ट होते हैं उन्हें चकमा कहा जाता है, जो बांग्लादेश में रहते हैं और जो म्यांमार में रहते हैं, उनको भी नागरिकता दी गई। 50 साल से वो भारत में रह रहे हैं, आश्रम में आकर के रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी दिक्कत है कि क्या इन्हें इनकी नागरिकता छीन जाएगी। तो देखो इसके लिए ना मिसलीडिंग किया गया है, न्यूज़ गलत स्प्रेड किया गया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इसमें ना टारगेट किसी भी माइनॉरिटी को नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछा गया था कि आप जो है माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हो। तो फिर सरकार का ये कहना है कि देखो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उनको तो कोई टारगेट ही नहीं कर सकते कि वो तो इंडिया के नागरिक हैं। ये जो कानून है वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए है। तो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे
कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 के तहत, उसमें ये बोला गया था कि जो पाकिस्तान है, और चूंकि उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था, तो जो पाकिस्तान है उसमें जितने भी इंडिया के लोग रह जाएंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन लाइन ग्राउंड को बिलोंग करते होंगे, उनकी जो राइट्स एंड डिग्निटी है उनका ध्यान रखा जाएगा माइनॉरिटी का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आए दिन वहाँ पे एट्रोसिटी होती है, जो उनकी रिलीजियस संस्था होती है वहाँ पे बम ब्लास्ट होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, पुराने से पुराने मंदिर तोड़े गए, इवन शारदा पीठ जो कि इतना हिस्टोरिकल था उसे भी तोड़ा गया है। और आप समझो एक तरह से कि जो बुद्धा टेम्पल था, राइट, अफगानिस्तान के अंदर, उसे तोड़ा गया। अभी वहाँ पे जो सरकार है, तालिबानी गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो उन्हें रिस्टोर करी, हालांकि तोड़ा उन लोगों ही नहीं है, और उसे अभी रिस्टोर कर रहे हैं, और उसे क्या करे, टूरिस्ट स्पॉट में जो है कन्वर्ट करे, क्योंकि वहां से मनी आएगा। तो अभी इन लोगों को समझ में आ रहा है कि मनी कैसे आएगा। इकोनॉमिकली वाइब्रेंट होना है तो हमें अपने जो रिलीजियस धरोहर है उन्हें जो है मतलब संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये अभी थोड़ा देखने में आ रहा है, लेकिन इसके कुछ होना जाना नहीं है। जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, और जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर आए दिन वो हो ही रहा है। तो अभी आप देखोगे कि सरकार का कहना है कि 50 साल पहले जो गलती हो गई थी उसे ये जो बिल है ये सुधारने वाला बिल है। अब देखो सरकार ने एक आर्गुमेंट दिया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप मुस्लिमों को क्यों इससे अलग रख रहे हैं, मुस्लिम जो आए पाकिस्तान से बांग्लादेश से, आप उनको भी दीजिए, हमें सीए का कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुस्लिम को आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सरकार का कहना, देखो ये जो बिल है ना सिर्फ धर्म के आधार पे जो प्रताड़ित है उनके लिए है। अब जैसे सरकार ने आर्गुमेंट दिया कि श्रीलंका या युगांडा से जो लोग आए थे, अफगानिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे, पाकिस्तान से जो आए थे, बांग्लादेश से आए थे, क्या आपने उनको सिटीजनशिप दिया था? नहीं दिया था। तो डेफिनेटली आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो हमसे कि हम इसको करेंगे। साइड बाय साइड गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 14 है ना, राइट टू इक्वालिटी है, वो बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि जो भड़काऊ बातें हो रही है वो इंडिया के मुस्लिमों के लिए हो रही है कि इंडिया के जो मुस्लिम है उनकी नागरिकता छीन जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। जो भी रिलीजियस ग्राउंड पे कोई भी आदमी भारत के अंदर भारत का सिटीजन है, उनके लिए ये कानून है ही नहीं। जो बाहर से आए हैं उनके लिए ये कानून है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। और साइड बाय साइड ये भी गवर्नमेंट ने कहा कि जो पहले की सरकारें हैं, जो 3 देश से आए हुए लोग थे, स्पेसिफिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए 560 लोग थे, उनको 5 साल में भारत में नागरिकता मिल गई। लेकिन वही 13,000 जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग आए हुए थे, उनको नागरिकता नहीं मिली। तो भारत सरकार जो है ये बिल ला करके जो ये जो लोग हैं इनको नागरिकता देने का काम कर रही है। तो ये पार्लियामेंट्री आर्गुमेंट था जो हमने डिस्कस किया। देखो सीए नहीं लागू होगा कहाँ पे, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, या जो भी 6 शेड्यूल वाले एरिया है वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। साइड बाय साइड जो इनर लाइन नोटिफाइड एरिया है अपना बंगाल का ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर रेगुलेशन 1873 के तहत, वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट एरिया जो कि शेड्यूल 6 के अंदर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट राज्य में, वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। अभी इनर लाइन परमिट एरिया क्या समझिए, देखो जैसे ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, तो ये ना थोड़ा सा बॉर्डर एरिया है, जो यहाँ पे बांग्लादेश का सिटीजन रहे हैं और यहाँ पे इंडिया का सिटीजन रह रहे हैं। तो ये ना जो है ना कुछ चीज़ों के लिए यहाँ मूव करते हैं, और ये कुछ चीज़ों के लिए यहाँ मूव करते हैं। तो एक इनर लाइन परमिट एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट डिफाइन करती है बाय लॉ, और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट्स को देखते हैं। आने जाने के लिए वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, बट जो मूवमेंट होता है उनको रेगुलेट किया जाता है, ये परमिशन होता है, इतना किलोमीटर तक ही आप जा सकते हैं। तो पहले इनर लाइन परमिट एरिया जो होती थी वो जो है माने 25 किलोमीटर के आसपास होती थी, उसको भी बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और जितने भी बॉर्डर स्टेट है वहाँ पे इनर लाइन परमिट एरिया में अभी एक चीज़ और है, जो ट्रूप्स हैं हमारे, जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, वो इतना एरिया एक्सेस करेंगे कि इतना एरिया इनके हाथ में होगा, मिलिट्री के हाथ में होगा। तो इससे जो है जो लोग हैं उनको सुविधा मिल जाएगी। हालांकि इसके जो है निगेटिव रिpercussions स्टेट को क्या लगता है, जैसे स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है, उसमें क्या लगता है कि राज्य सरकार का जो अधिकार है, जो राज्य सरकार का एरिया है, उसको सेंट्रल छोटा करते जा रही है। लेकिन वास्तव में ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो लोग हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो सेटलमेंट है, उनको ना एक सर्टेन किलोमीटर जाने के बाद फिर परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे ऑफिशियल काम हो जाते हैं, तो उनका काम बाधा हो जाता है। तो इस वजह से ये एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो अपना काम एक अच्छे बड़े साइकिल में कर सकते हैं, इसलिए ये किया गया था। हाँ यहाँ पे देखो तो इनर लाइन परमिट जो है ना, अगर हम बात करें तो 1873 में अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 का मतलब जो हमारा शेड्यूल एरिया है, देखो
आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे वो डिटेल से। ट्राइबल एरिया होता है और एक होता है हमारा शेड्यूल एरिया। तो ट्राइबल एरिया की अगर हम बात करें तो ये शेड्यूल 5 में मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड ना। हाँ, तो ये हमने कहा कि ये जो शेड्यूल एरिया है हमारा, राइट, तो शेड्यूल एरिया की अगर हम बात करें तो शेड्यूल एरिया हमारा आता है जो है शेड्यूल 6 के अंदर, जबकि हमारा ट्राइबल एरिया आता है हमारे शेड्यूल 5 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। और इसके बाद हम अगर बात करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट है ये अप्लाई नहीं हो रहा है इन सभी राज्यों में, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे कि असम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब का एक स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैल रहा है कि सीएई इन सभी राज्यों में लागू होगा तो इन सभी लोगों की नागरिकता चली जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इन राज्यों को छोड़ करके, शेड्यूल 6 वाले और शेड्यूल 5 में जो आते हैं उनको छोड़ करके अदर एरिया में लागू होगा। और ये लागू हो रहा है किस लिए, ये भी देखना है कि जो आए हैं उनको राइट देने का अधिकार है, जो है उनको राइट छीनने का अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन इसके एक परिणाम ये भी निकलेंगे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो माइग्रेटेड हुए हैं उनका क्या होगा। तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है, जो ऑफिशियल मैटर है यानी कि 11 साल रहने के बाद आप नेचुरलाइज सिटीजन बनेंगे वो लागू होगा। लेकिन जो ये लोग होंगे उनको 5 साल में ही सिटीजनशिप मिल जाएगी, बस इतना अंतर आएगा। और वो भी ये देखना होगा कि आने वाले समय में देखते हुए सरकार इनके लिए कुछ चेंज कर सकती है क्या, या ऑलरेडी ये नेचुरलाइज सिटीजन हो चुके हैं क्या। समझ गए, 11 साल इनका पार हो चुका है क्या, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि देखो, आर्टिकल 371 का वॉयलेशन नहीं होगा आर्टिकल 14 को बनाने के लिए, यानी राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। जो स्पेशल स्टेटस का जो राज्य है या जो सिटीजन को जो राइट्स मिले हुए हैं वो उनसे नहीं छीना जाएगा। तो इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 371 है क्या। तो देखो, सबसे पहले ना हम सिटीजनशिप को डिस्कस कर लेते हैं। सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन किया गया है, और सिटीजनशिप आता है आर्टिकल 5 से 11 तक, ये भी आपको याद रखना है। और चूंकि ये जो सीए बना है ना, ये पावर राज्य सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो नागरिकता के लिए कानून बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है आर्टिकल 11 के तहत कि वो जो है सिटीजनशिप के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। तो सिटीजनशिप जो हमारे पार्ट 2 में दिया हुआ है आर्टिकल 11, ये पावर देता है कि सीए जैसे कोई भी कानून को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। आर्टिकल 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमेंट करता है कि किस तरीके का अगर आपका कंडीशन है तो आप सिटीजन होंगे। 6 जो है इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान से रिलेटेड है, और 7 भी पाकिस्तान से रिलेटेड है कि कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान आया या गया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो भारत का नागरिक होगा या नहीं हो। देखो, आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 5 सिंपली ये कहता है ना, कि अगर आपका जन्म भारत के किसी भी हिस्से में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं, या फिर आपके पेरेंट्स का जन्म भारत के किसी भी हिस्से में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। और अगर नहीं, तो आप 5 साल से अधिक भारत में कहीं पे भी रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझो, आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 जो है अ, हमारे सिटीजनशिप राइट का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन माइग्रेटेड है इंडिया से, मतलब इंडिया में माइग्रेटेड होकर के आया है पाकिस्तान के किसी भी एरिया से, जो आज पाकिस्तान है पहले पाकिस्तान नहीं था, तब अगर वो 1935 का एक्ट लागू होने के बाद, 1935 का जो एक्ट है लागू होने के बाद ऐसे किसी एरिया में रह रहा है जो आज के डेट का पाकिस्तान है लेकिन उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो वो भारत का नागरिक है, उनको लेने की जरूरत नहीं, वो भारत का नागरिक है ना। उसके बाद ये बोला गया कि अगर कोई पर्सन माइग्रेट होता है 19th ऑफ जो है जुलाई, यानी 19 जुलाई 1948, है ना, 19 जुलाई 1948 में अगर कोई पर्सन माइग्रेट होकर के इंडिया के टेरिटरी में आ जाता है तो वो क्या है, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन, है ना, 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई के बाद से अगर कोई पर्सन उसके बाद आता है, मतलब 19 जुलाई से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप जो है पाकिस्तान आज के डेट में जो है वहां से आप जो है माइग्रेट कर गए इंडिया, अगर आप आ गए तो आप भारत के नागरिक हैं। पहले आ गए तो, बिफोर आ गए तो,
है ना। लेकिन अगर आप इस तारीख के बाद आए, आफ्टर अगर आप आते हैं, इस तारीख के बाद अगर आप आते हैं, तो आना तो अलाउ है ही डेफिनेटली। अब वीजा पासपोर्ट लेके आना है, तारों के नीचे से नहीं आना है। ठीक है। तो ये अगर आफ्टर आप आते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ऐसे अगर आप आते हैं तो आप नेचुरली सिटीजन होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई भी आदमी ऐसे जो रेसिडेंट कर रहा है इंडिया में, वो 6 महीना से अधिक नहीं रेसिडेंट कर सकता, और फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप आ गए हैं तो चूंकि आपको पहले तो इंडिया में 11 साल तक रुकना है, 11 साल, अभी जैसे 5 साल कुछ सेक्शन में 5 साल किया गया है, तो 5 साल और 11 साल आप रुकेंगे तभी नागरिकता मिलेगी ना। तो फिर आप कैसे रह सकते हैं देश में। तो अगर आप आ गए 1948 19 जुलाई के बाद से अगर आप आए हैं, यानी 2000 में आए हैं, 2014 में आए हैं, कभी भी आए हैं, तो आपको इतना साल तो रुकना ही पड़ेगा, तभी आप नागरिकता लेंगे। लेकिन इन बिटवीन आपको हर 6 6 महीना पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट करने के बाद 6 6 महीना आप रहेंगे नहीं, हर 6 महीने पे आपको रिन्यूअल चाहिए। नाउ आर्टिकल 7 जो है वही पाकिस्तान में कुछ सर्टेन माइग्रेशन की बात करता है कि किस कंडीशन में जो है, जैसे बाद में बाउंड्री चेंज हुआ था ना, कुछ कुछ जैसे एरिया ये भारत में जाएगा नहीं, ये पाकिस्तान में जाएगा, वैसे कंडीशन में जो लोग हैं उनका सेटलमेंट के लिए आर्टिकल 7 में प्रॉपर्टी से संबंधित भी है। 8 और 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भी जो देश के अंदर नागरिकता है तो अलग अलग ग्राउंड पे उसके लिए है, लेकिन जो मेनली पाकिस्तान से रिलेटेड था वो हमने डिस्कस किया। देखो, तो अपना जो आर्टिकल 5 to 11 है सिटीजनशिप के बारे में है, ठीक है। तो ये हमने देखा है। और अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 आ रहा था, है ना, शेड्यूल 6 आ रहा था, तो हम लोग शेड्यूल 6 को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखो, ऐसे तो जो शेड्यूल 6 है ना, वो हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 6 हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 244 में दिया गया है। और ये जो शेड्यूल्ड एरिया है, स्पेसिफिकली जो ट्राइबल एरिया है, उनके लिए बहुत सारी अधिकारों को ये देता है ना। अगर हम इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल से, तो देखो हमारे यहाँ ना लेह अपेक्स बॉडी है, और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लद्दाख के अंदर है, वो भी 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो अभी हम ये थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या क्या प्रोविजन है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि जो हमारा लॉ है, राइट, वो क्या कहता है। तो बेसिकली जो लॉ की अगर हम बात करें, तो एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, एक सेकेंड ना। अगर हम लॉ की बात करें तो बेसिकली देखो, जो हमारा शेड्यूल 6 है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे डिटेल से देख लें, काफ़ी बड़ा सा है। तो आर्टिकल 244 से तो ये स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली, राइट। और इतना ज़्यादा कुछ प्रोविजन है, लेकिन इसको समझिए इसमें बोला क्या गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया की बात की गई है, जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसमें ऑटोनोमस जो है डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है। और इसके अंदर पार्ट 1 2 3 भी आते हैं, जिसमें गवर्नर को बहुत सारे अधिकार हैं। गवर्नर नोटिफाइड कर सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो शेड्यूल एरिया होगा, शेड्यूल एरिया अगर है तो उसमें कैसे फंक्शनिंग होगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो है इनको प्रिविलेज दिए गए हैं, लाइक कैसे वो डेवलपमेंट करेंगे, है ना, कैसे वहाँ के लोकल कम्युनिटी का क्या राइट्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव कैसे होगा, फंड कैसे मिलेगा, फंड अगर मिलता है तो उसका ऑडिट कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द रीजनल काउंसिल। तो बहुत सारे शेड्यूल 6 के अंदर मतलब स्टेट के अंदर अगर हम बात करें, स्टेट है, स्टेट के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, रीजनल काउंसिल बनाने की बात शेड्यूल 6 के अंदर की गई है। तो शेड्यूल 6 को आपको समझना होगा डिटेल से। और देखो, यहाँ पे चूंकि लद्दाख का डिमांड भी है, और ये भी कहा गया है कि सीए यहाँ लागू नहीं होगा, तो अब ये पूरा देख लो, ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। और लेकिन इसको हम लोग समराइज करके पढ़ेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, लेकिन इसके आगे हम बढ़ते हैं, अब आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो एक सेकेंड ना, वेट अ मिनट। हाँ, देखो अपना जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो संवैधानिक आर्टिकल है, आर्टिकल 6 की अगर हम बात करें, तो ये स्टेट के अंदर कोई एरिया जो बहुत डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाए, या रीजनल काउंसिल बना दिया जाए। जैसे वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल में ही जो है आपका क्या है कि दार्जिलिंग है ना। दार्जिलिंग का
कल्चर कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि जो कल्चर है वहाँ का नेपाल से प्रभावित है। नेपालीज काफ़ी वहाँ पे हैं, गोरखास काफ़ी वहाँ पे हैं। तो पूरा पूरा वेस्ट बंगाल तो अपना एक राज्य है ही, लेकिन उसके अंदर जो है गोरखास के लिए एक अलग से क्या बना गया है, रीजनल काउंसिल बना दिया गया है। तो उसी तरह से आसाम के अंदर, है ना, मिजोरम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर अलग अलग जो है काउंसिल्स बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर हम बात करें तो शेड्यूल 6 के अंदर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आता है, मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिजोरम के अंदर 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जो है शेड्यूल 6 के अंदर वो आते हैं। मिजोरम के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं जो स्पेशली एडमिन किए जाते हैं। हाँ, उसके बाद आसम आता है। तो आसम के अंदर भी 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं। त्रिपुरा आता है। तो त्रिपुरा के अंदर भी जो है वो अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा के अंदर एक है ना, त्रिपुरा के अंदर जो है एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं। और जो मेघालय है, मेघालय के अंदर भी कितना आ रहा है आपका, 3 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपके शेड्यूल 6 के अंदर आ रहा है। तो शेड्यूल 6 के अंदर एट प्रेजेंट भारत में कितने आ रहे हैं, 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं 4 अलग अलग राज्यों में जो शेड्यूल 6 के अंदर गवर्न हो रहे हैं। लद्दाख के लिए क्या कहा जा रहा है, देखो लद्दाख के लिए यही कहा जा रहा है, लद्दाख के लिए सरकार चाहती है कि जो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। देखो लद्दाख के लिए ऐसा कहा जा रहा है फिलहाल में कि एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनने जा रहा है जो कि लद्दाख तो है एक यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट, लेकिन लद्दाख का डिमांड है कि वो 6 शेड्यूल में जाए। तो 6 शेड्यूल में अगर जाता है लद्दाख तो इसके क्या मतलब निकल जाएंगे, जैसे हमने देखा कि वो एक स्टेट बन जाएगा। लद्दाख एक स्टेट बन जाएगा और लद्दाख स्टेट के अंदर अलग अलग क्या होंगे, छोटे छोटे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो अलग अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते होंगे। बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहना चाहती है कि हम जो है लद्दाख को 371 के अंदर, 371 ए के अंदर स्पेशल स्टेटस दे देते हैं। यानी आप स्पेशल कैटेगरी का राज्य बन जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन राज्य शब्द नहीं बोला गया है, ये मैं आपको बता दूं, करेक्ट कर दूं। 370 ए जो है हमारा स्पेशल कैटेगरी का राज्य होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जो लद्दाख है उसको हम 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दे देंगे जो कि यूनियन टेरिटरीज है। तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा होगा अगर होता है तो कि स्पेशल स्टेटस किसी यूनियन टेरिटरीज को मिला हो। लेकिन लद्दाख चाहता क्या है, लद्दाख चाहता है कि उसे जो है 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। ट्राइबल शेड्यूल जो है, ट्राइबल एरिया जो है, शेड्यूल एरिया है, उसमें शामिल किया जाए। इसमें शामिल करने के बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं क्योंकि गवर्नर को बहुत सारे राइट मिल जाते हैं उस एरिया में डेवलपमेंट करने का। प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारे पावर होते हैं गवर्नर के थ्रू जो उस एरिया में डेवलपमेंट कर सके। जो रीजनल काउंसिल है उनके हाथ में बहुत सारे पावर होते हैं। तो ऑटोनॉमस है, नाम में ही ऑटोनॉमस है, तो स्वतः रूप से कार्य करने की इनकी क्षमता जो वो बढ़ जाती है। अब हमने बात की स्पेशल स्टेटस की, तो देखो भारत के अंदर एट प्रेजेंट है ना, अगर हम बात करें तो स्पेशल स्टेटस का क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल, चूंकि आर्टिकल 371 और मैंने कहा क्या 371 ए, तो थोड़ा समझना है जरूरी है। देखो आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना 371 ए में नागालैंड आता है। अब यहीं से स्पेशल स्टेटस का कानून भी समझ में हमें आएगा कि नागालैंड के लिए स्पेशल स्टेटस का कानून बना था एक टाइम पे, और अभी के टाइम में भारत में ऐसे 11 राज्य हैं जहाँ पे स्पेशल स्टेटस है। अब देखो अलग अलग 371 ए में तो आपको नागालैंड मिल गया, मिजोरम मिल जा रहा है। मिजोरम में अगर आप देखोगे तो 371 जी के तहत ये गवर्न हो रहा है, 371 बी और सी के तहत जो है आपके असम और मणिपुर को गवर्न किया जा रहा है। 370 एफ की अगर हम बात करें तो सिक्किम इसके तहत आ रहा है। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे जो अलग राज्य हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 371 के एच में आ रहे हैं क्योंकि ये सब तो डिस्ट्रिक्ट है कुछ कुछ जो ट्राइबल एरिया वाले हैं, तो उनके लिए अलग थोड़ा सा हो जा रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो गोवा है 370 आई के तहत आ रहा है। तो पहले का भी कुछ प्रोविजन है उसको भी चेंज किया गया है क्योंकि ये जो राज्य थे पहले स्पेशल स्टेटस वाले थे, कभी कुछ तो यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में उनको राज्य में कन्वर्ट किया गया, जैसे सिक्किम नागालैंड वगैरह को राज्य में बनाया गया, पहले राज्य नहीं था। तो यही बताया जा रहा है कि
जितने भी यूनियन टेरिटरीज थे, राइट, उनको राज्य बनाया गया और राज्य बनाने के बाद उनको जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया। लेकिन भारत सरकार अभी क्या करना चाह रही है कि एक जो राज्य था यानी जम्मू एंड कश्मीर, उसको तोड़ के लद्दाख बनाया गया और लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरीज अब इसको क्या दिया जाना है, स्पेशल स्टेटस दिया जाना है 370 के तहत। तो 371 के तहत, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे डिस्कस हम कर रहे हैं। साइड बाय साइड इस सीए वाले न्यूज़ में भी ये 370 शेड्यूल 6 आ रहा है, तो इसे हमें डिटेल से समझना जरूरी है। अब देखो 371 ए के तहत जो स्पेशल स्टेटस मिला है ना, जिसमें हमने नागालैंड की बात की, तो नागा हिल और जो तुएनसांग एरिया है नागालैंड के अंदर, इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था पहली बार इतिहास में, फिफ्थ जो हमारी फाइनेंस कमीशन बनी थी। और 1969 में जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, राइट, इन सभी को भी इसके तहत स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था, मतलब खुश करने के लिए। अब स्पेशल स्टेटस देने से होता क्या है, देखो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज उनका जो होता है, उसके लिए बहुत सारे फंड मिलते हैं स्पेशल स्टेटस मिलने से, और वहाँ पे उनका जो है डेवलपमेंट हो पाता है। लेकिन कोई भी राज्य ऐसे स्पेशल स्टेटस नहीं बन सकता है, उसके लिए उसके जोग्राफिकल कंडीशन होने चाहिए, जैसे कि वहाँ पे इकोनॉमी बहुत कम हो, जैसे कि वो हिली एरिया हो, वेदर अच्छा नहीं रहता हो, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो, डेमोग्राफी जो है वो उतनी साउंड नहीं हो, ठीक है, इंडस्ट्री का कोई विकल्प नहीं हो, एग्रीकल्चर का विकल्प नहीं हो। तो इन सभी चीज़ों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो एट प्रेजेंट तो मैंने बताया अभी 11 है, ठीक है, 11 हमारे राज्य हैं, ध्यान में रखिएगा, पहले 12 थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, तो इसीलिए ध्यान में रखना है आपको। कौन कौन से हैं? मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। उत्तराखंड भी जो है स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है। तेलंगाना जो स्पेशल स्टेटस राज्य है, क्योंकि 2014 में ये बना था, अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो ये सब इसी के अंदर आ रहे हैं, है ना। और बाद बाकी हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर तो 370 के तहत था, और 371 ए के तहत स्पेशल स्टेटस था, वो जो है ख़त्म कर दिया गया। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है, शेड्यूल 6 को, 370 को, 371 को, 371 जो है, 371 में जो ए आता है, ए स्पेशल स्टेटस की बात करता है, जो कि स्टार्ट किया गया था नागालैंड के लिए, नागाज एरिया में, लेकिन बाद में वो कैसे अलग अलग राज्यों में गया। वर्तमान में 11 राज्य हैं, राइट। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस था 1969 में, ये रिकमेंड किया गया था कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, उनको ये अधिकार मिले, राइट। तो हमने कितने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए, और ये भी आपको याद रखना है कि जो 371 था वो इंट्रोड्यूस किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में, और ये 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत ये काम किया गया है। तो ये भी वीवीआई फैक्ट है जो आपको याद रखना है। हमने आर्टिकल 244 पढ़ा था, वो याद रखना है कि वो संविधान के पार्ट 10 में है, जिसमें शेड्यूल 5 हमने देखा था। शेड्यूल 6 हम देख रहे हैं, जिसके लिए हमने आर्टिकल आपसे डिस्कस किया था ना, 244 ए से 275 1 तक, ठीक है। तो ये हमने आपका डिस्कस किया है, और ये जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2019 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें जो मेंशन किए गए हैं कंडीशंस सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए जो चेंज हुआ है, उसको लिखना है। और ये आपको बताना है कि इट सेड अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदू मुस्लिम तो लिखा नहीं जाएगा, सेकुलर फैब्रिक को ये खत्म करता है क्या, ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपको आर्टिकल 11 का यूज़ करना है, क्योंकि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी कानून बना सकता है सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद आपको बॉडी में लिखनी है जो चेंजेस हुए हैं ना, जो चेंजेस हुए हैं कि कैसे हिंदूज मुस्लिम जो है उन धर्म के आधार पे, यानी कि जो मुस्लिम है उनको छोड़ करके जो क्रिश्चियन पारसी जो भी है, है ना, जैन बौद्धिस्ट, उनको मिलेगा, टू मिलेगा, वो आर्गूमेंट मैंने डिस्कस किया, वो आपको लिखना है। देन लास्ट में आपको जो है एक पॉइंट और लिखना है कि सोशल फैब्रिक को ख़राब नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। तो उसके पीछे आपको लिखना है कि जो हमारे देश के अंदर, है ना, जो लोग हैं, उस हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश एक सेकुलर धर्म सेकुलर देश है। हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, उनका जो आर्टिकल 14 है वो एज इट इज़ है, और जो आर्टिकल 25 to 28 है वो भी एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट स्टिल जो रिलीजियस ग्राउंड पे जिनका परसिक्यूशन हुआ है वो इंडिया में आ रहे हैं, तो उससे हमारा सोशल फैब्रिक और स्ट्रांग होगा, है ना। तो ये आर्गुमेंट आपको देना है। और उसके बाद कंक्लूजन में तो आप कुछ भी लिख दोगे, अच्छा सा कोट, या गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, है ना, सजेशन मत मारना, ठीक है। इसमें कंक्लूजन में आपको लिखना है अच्छे अच्छे पॉइंट्स, है ना, सजेशन वे फॉरवर्ड में लिखेंगे।
और इस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो वे फॉरवर्ड कब देते हैं ना, समझिए। वे फॉरवर्ड जब कोई समस्या होती है ना, तो उसका समाधान करने के लिए और वे फॉरवर्ड लिखते हो तो उसमें कुछ कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हो चुका है, जो सरकार आपकी बात नहीं सुनने वाली है, हमारे यहाँ जो हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें सिटीजन्स को राइट इतने हैं कि वो सरकार चुनेगी। सरकार उसके बाद अपना फैसला लेती है, काम करती है, फिर अगली बार आपको पसंद आएगा तो आप सरकार चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ये ध्यान में रखना है कि हम जो चाहेंगे वही काम करवाएंगे सरकार से, इसलिए सरकार को बनाया गया, ऐसा नहीं होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं है। तो एक चीज़ आप समझिए कि आपको इसमें कंक्लूजन करना है, अच्छे पॉइंट के साथ, अच्छे नोट्स के साथ, ऑप्टिमिस्टिक होकर के। दूसरा जो क्वेश्चन है वो स्टेट फ्रिक्वेंटली डिमांड कर रहे स्पेशल स्टेटस का। देखो बिहार जो है ना, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। देखो आर्ट क्वेश्चन है, ये आया वो भी क्वेश्चन है। जो बिहार जो है ना, वो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का राज्य बनना चाहता है, उसकी डिमांड है। और उसके पीछे 100 कारण उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन चूंकि वो फर्टाइल लैंड है, काफ़ी कनेक्टिविटी है और पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, और जितने भी IAS IPS आज के डेट में ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य आज भी बिहार ही है, कह सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखो, कहीं भी जाओ तो आपको रेलवे से लेकर के अदर जो दूर दराज का राज्य है ना, वहाँ भी आपको बिहार के लोग काम करते हुए मिल जाएंगे। तो पोटेंशियल और यूथ स्किल, इस सब में तो कोई कमी नहीं है, कमी गवर्नेंस में है। तो इस चीज़ के लिए इसे सिक्योरिटी नहीं मिली थी, लेकिन डिमांड इनका था। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि सीकिंग यूनिक फिजिकल एंड डेवलपमेंट कंसिडरेशन from the central government in light of the recent demand by Bihar cabinet, mention the reason for such demand and highlights the concern related to the special category status। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।